अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वन जो बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस्लामाबाद का, इतने लाखों हज़ारों जो अवाम के मसले हैं उनको छोड़ के ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और दूसरा जो शरीफ ख़ानदान है उसके अंदर किसी हद तक फूट जो है वो पड़ी हुई, तो फूट पहले से थी लेकिन शिद्दत का इख्तियार कर गई है, उस हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। अगर कंडीशनल वन को देखा जाए तो इस टाइम पे लग ऐसे ही रहा है कि जैसे मोहसिन नकवी और जो हुकूमत है वो आमने सामने आ चुकी हैं। मोहसिन नकवी ने पहले अदालत के हुक्म के ऊपर, अदालत को वो रिटर्न हुक्म तो नहीं आया था लेकिन सिर्फ एक उन्होंने वर्बली तौर पे जो कहा था उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और इस बिल्डिंग के जो मामलात हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और हैशियों को जो है वो एक हफ्ते का नोटिस दिया कि एक हफ्ते के अंदर आप ये बिल्डिंग जो है वो खाली करा दें। बैकअप पे को किसी को कोई नहीं पता क्या चल रहा है, मोहसिन नकवी क्यों इतने ज्यादा इस बिल्डिंग के खिलाफ एक्टिव हुए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने फौरन नोटिस लिया और एक कमेटी बना दी कि जब तक ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट नहीं पेश करती इस बिल्डिंग के मामलात के हवाले से, तब तक जो वहाँ के जो रहायशी हैं उनको खाली नहीं कराया जाएगा और कोई एक्शन सीडी की तरफ से नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ सीडी इस बात के ऊपर नाराज हो गया है और सीडीए ने जो ऑपरेशंस कर रही थी, कच्ची आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे थे, बाकी जो तजवीज़ात थी, इवन सेंटोरस जो होटल है उसका भी नाम आ रहा है, और जो तजवीज़ात थी उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी था और जो प्रॉपर्टी थी वो खाली कराई जा रही थी और लाखों लोगों को बेघर कर दिया था सीडीए ने जो कच्ची आबादियां गिरा के। तो उसके खिलाफ भी जो ऑपरेशन है वो भी जो मामलात हैं वो का हुक्म सानी रोक दिया गया है कि देखते हैं जो वज़ीर आज़म है इस हवाले से क्या डिसीजन लेते हैं। अब वज़ीर आज़म भी मजबूर थे क्योंकि ये जो बिल्डिंग है आप सुन चुके हैं, नाम लोगों के नाम सुन चुके हैं किन किन का यहाँ पे फ्लैट है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रह गया हो पाकिस्तान का, कोई अशरफिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा यहाँ पे नहीं है जो जिसका इस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ना हो। जी भी हैं, जे भी हैं, एच भी है, एम भी हैं, तो हर तरह के जो लोग हैं, आई भी है, एस भी है, हर तरह के जो लोग हैं वो उन लोगों का इस बिल्डिंग के अंदर अपना हिस्सा है या प्रॉपर्टी है। कुछ लोगों को इवन देन गिफ्ट भी मिले हैं। इमरान खान को भी जो है वो गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे एक फ्लैट मिल चुका है, साकिब निसार साहब को गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे एक फ्लैट जो है वो मिल चुका है। और सबसे हैरानगी की जो बात है वो, क्योंकि जितने लोग हैं, एक तो अफसार आलम ने मौकफ दिया अपना और मोहसिन नकवी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। दूसरा, ख्वाजा साद साहब का जो बयान है वो बहुत हैरान कुन है। वो कहते हैं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मेरी इस जैसी महंगी तरीन बिल्डिंग के अंदर मेरा फ्लैट हो या फ्लैट्स हो। उनके मेरे ख्याल में 8 फ्लैट जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि सामने आए हैं। और ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो तहकीक मैंने किया कि ये फ्लैट्स मेरे नाम पे कैसे हो गए हैं, तो मुझे पता चला है कि जो मेरा सोशल मीडिया मैनेजर है उन्होंने मुझे बताए बगैर अरबों रुपए के जो फ्लैट्स हैं वो ले लिए और मेरे नाम पे ट्रांसफर करा लिए। अब ये हकीकत किस हद तक है, क्योंकि जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं वजीर रेलवे भी रह चुके हैं और एक ईमानदार इंसान हैं मेरे ख्याल में। तो अब देखते हैं इसमें किस हद तक हकीकत है। वो जो मकसूद चपरासी का पहले हम सुनते हैं कई सालों से, तो अब वो मकसूद चपरासी की जगह सोशल मीडिया मैनेजर ने ले लिया। खैर, तो मामलात जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म साहब का जो डिसीजन है वहां तक रुके हुए हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि हम जो सीडीए ने ऑपरेशन किया वो बिल्कुल कानून के तहत किया और वो इस बात में कॉन्फिडेंट हैं कि जो ये चीजें हैं रुकेंगी नहीं और इस बिल्डिंग के अगेंस्ट जो है ऑपरेशन जरूर होगा। मेरी इतलात जो है वो ये है कि ये कोई अदारों की लड़ाई नहीं है, ये कोई हुकूमत की लड़ाई नहीं है, ये कोई मोहसिन नकवी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो बड़ी एजेंसीज के आपस में है। वो आने वाला वक्त जो वो आपको बताएगा। खैर, दूसरा, शरीफ खानदान के बारे में बात कर लें तो मैं आपको बताऊं कि जो लड़ाई है दोनों भाइयों के दरमियान, खास तौर पे चचा और चची के दरमियान लड़ाई जो है, या कज़न और दोनों कज़नों के दरमियान जो लड़ाई है, मरियम हमजा शहबाज के दरमियान जो लड़ाई वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। उस हवाले से एतलाज ये भी हैं कि जो मालिक साहब को जो उन्होंने एयरवाई पे प्रोग्राम किया था जिसमें जहाज की डिटेल्स बताई थी और बहुत ज्यादा जो मामलात है वो गड़बड़ हो गए थे, वो प्रोग्राम भी बाद में ऑफर करा दिया गया था। वो जहाज की जो डिटेल है वो मोहम्मद मालिक को सलमान शहबाज ने दी हैं जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं।
اور کافی جو چیزیں دونوں کے درمیان، جو دونوں بھائیوں کے درمیان یا دونوں فیملیز کے درمیان وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. حمزہ شہباز نے ایون دین یہ بھی کہا ہے کہ اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے اور مجھے سپیس نہ دی گئی پنجاب کے اندر تو میں دوسری پارٹی کھڑی کر دوں گا، میں اپنی ایک الگ مسلم لیگ کھڑی کر دوں گا. تو یہ دھمکی بھی وہ دے چکے ہیں اپنے ابو کو بھی اور اپنے چچو کو بھی اور اپنی کزن کو بھی کہ اگر مجھے سپیس نہ دی گئی، کیونکہ تاثر یہ جا رہا ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے. ایک چیز جو کمپین ہے وہ یہ چلائی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کا پتہ کاٹنے کے لیے علی ڈار کو دبئی سے بلایا ہے. علی ڈار جو ان کے بہنوئی ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کو معاون خصوصی بنایا ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ بننے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو حمزہ شہباز کی یا شہباز کے بیٹوں کی بالکل پتہ کاٹنے کے لیے انہوں نے اس ٹائم پہ علی ڈار کو میدان میں اتار دیا ہے اور ایک اہم پوزیشن بھی دے دی ہے، اور وہ بہت زیادہ معاملات میں انوالو ہو گئے ہیں علی ڈار. اور اس وجہ سے حمزہ شہباز جو ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ فیوچر میں فیڈرل میں جاتی ہیں، وزیر اعظم کی سیٹ پہ جاتی ہیں، تو پیچھے جو سپیس کریٹ ہوگی اس پر، جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو سیٹ کریٹ ہوگی اس کے اوپر مجھے نہیں بٹھایا جائے گا. اور انہوں نے علی ڈار کو لانچ کر دیا ہے. اس حوالے سے، اس وجہ سے جو معاملات ہیں دونوں خاندانوں کے درمیان بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، مریم نواز صاحبہ جیتی ہیں یا حمزہ شہباز جیتے ہیں اس جنگ میں. بہت شکریہ.